ना मेरा अरशद वापस आएगा और ना मुझे इंसाफ मिलेगा। भला हो नीदरलैंड्स का, भला हो बांग्लादेश का। जो रन बना रहा है आप उसको मिडिल ऑर्डर में भेज रहे हैं। हमारी किसी के साथ जाती लड़ाई नहीं है। बच्चे को डकार जरूर दिलवाएं जब वो छोटा है। घर में जो भी आए सलाम दुआ करो। उसमें फिर नाकामी भी नजर आ रही है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूँ आपके साथ वर्दा शुएबा, मेरे साथ है तलहा जतोई। एक नई सुबह का आगाज, एक नए हफ्ते का आगाज, इस नए अज़म के साथ कि पाकिस्तान में बेहतरी आएगी, तब्दीली आएगी। जो ख्वाब हमने देखा था वो पूरा होगा। ख्वाब सेमीफाइनल में पहुंचने का भी देखा था, पूरा हो गया है। तो फिर अब अल्लाह ताला खैर करे, पाकिस्तान के सितारे अब अच्छी राह पे जा रहे हैं, मुझे लग रहा है किस्मत साथ दे रही है। खैर, मैं जिक्र करूँगी सबसे पहले हालात के बारे में। हम बात कर रहे हैं तलहा के, अगर हालात की बात करें तो हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, सूरत हाल कितनी ही गंभीर हो, जो शख्स हार नहीं मानता उसे कोई हरा नहीं सकता। और कप्तान ने अपने कौल को दुरुस्त साबित करके दिखाया है। जिस तरह अपने ऊपर कातिलाना हमले के बाद कप्तान फिर कम बैक किया उन्होंने, वो ज़्यादा मजबूत होकर लौटे हैं। और अब ये तय है कि हकीकी आज़ादी की इस तहरीक को अब रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और इसी के साथ ही अपने शो का आगाज़ करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से वो दोबारा से कल तहरीक का आगाज़ करेंगे। आज भी हम आपको लाइव लेके जाएंगे ज़मान पार्क से और जानेंगे कि कप्तान की इस वक्त क्या कोई अपडेट है उनकी तरफ से, उनकी प्लानिंग क्या है, फर्दर डिटेल्स जानेंगे। ये तो सब चलते ही रहेगा, लेकिन हम आज की क्रिकेट टीम ने बड़ा कमबैक किया है, उन्होंने भी हार नहीं मानी वो है, कमबैक नहीं है तलहा, वो वो किस्मत के सितारे। अच्छी खबर भी डिस्कस करते रहे ना सुबह। सितारों को आप जब नहीं मानते ना, इसे कहते सितारों का काम करना। जब सितारे आपके अच्छे चल रहे हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सितारों को हाइपोथेटिकली मैं जिक्र कर लेता हूँ, मानते तो नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स जिस तरीके से पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है, इट वाज अ शॉक फॉर एवरीवन इन पाकिस्तान एंड एवरीवन वाचिंग अब्रॉड एज वेल। यकीन नहीं आ रहा था किसी को, क्या ये हो सकता है, क्या वाकई हम सेमीफाइनल में चले गए, हम पहुंच गए सेमीफाइनल में। हम बारिश की दुआ कर रहे थे, आगे ये सोच रहे थे कि जी इंडिया बांग्लादेश को हरा दे या इंडिया हार जाए या बारिश हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए। किसी ने ये नहीं सोचा था कि नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा देगा। जस्ट इमेजिन। नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर, तफसीलन डिस्कस करेंगे आगे चलकर। वसवसे, साजिशें, अफवाहें, सब क्लीन बोल्ड। कप्तान का लॉन्ग मार्च का कारवां फिर से चलाने का ऐलान, जहां रुके थे वहीं से चलेंगे और अब बस मंजिल पर पहुंचकर ही थमेंगे। इमरान खान खुद काफिले को इस्लामाबाद में ज्वाइन करेंगे। बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। आखिरकार हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बना दिया, लेकिन क्या इंसाफ मिलेगा? कुदरत की कारस्तानी या किस्मत की मेहरबानी, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। फैंस झूम रहे हैं, कौमी टीम की जीत पक्की नजर आ रही। और नौमौलूद बच्चे खास तवज्जो के तलबगार। आज बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सिर्फ आगाही का हथियार ही बच्चों की हिफाजत का ज़ामिन है। आज वर्ल्ड वाइड इन्फेंट डे मनाया जा रहा है, जहां पे हम बच्चों की हिफाजत के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली इन्फेंट्स के बारे में, कि इन्फेंट्स बहुत ज़्यादा हादसात का शिकार होते हैं। तलहा, आज शो में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे मज़ीद, ताकि आपको मज़ीद इस बारे में आगाह किया जा सके। लेकिन फिलहाल टॉप ट्रेंड्स पर नजर डाल लेते हैं। तलहा, टॉप ट्रेंड्स क्या आप यकीनन क्रिकेट से ही जुड़े होंगे। ट्विटराटी भी जो है वो क्रिकेट से बड़ा प्यार करते हैं, और जब भी ऐसे शॉकिंग मैचेस होते हैं जहाँ पाकिस्तान बिल्कुल कहते हैं ना, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि सेमीफाइनल में पहुंचेगा और पहुंच जाता है, तो यकीनन वो दुआएं निकली नेदरलैंड्स के लिए। उनकी टीम ने जिस तरह साउथ अफ्रीका को हराया, जो कैचेस उन्होंने पकड़े, तो साउथ अफ्रीका वर्सेस नेदरलैंड्स बड़ा टॉप ट्रेंड कर रहा था। बाबर आजम बिकम द फर्स्ट कैप्टन ऑल्सो, इन्होंने भी कुछ नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं टू लीड द नेशनल साइड इन T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स। वेल प्लेड बाबर आजम की। यकीनन बैटिंग से तो कोई भी खुश नहीं है, लेकिन हाँ उनको दुआएं इसलिए दे रहे हैं कि सेमीफाइनल में हम पहुंच गए हैं। आगे क्या होगा ये देखना बाकी है, क्योंकि टीम के किस्मत तो उनका साथ दे रही है। अल्लाह ताला तो उन पे मेहरबान है, लेकिन अल्लाह ताला जिसको चाहे, जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, तो अल्लाह ताला इस वक्त टीम पर मेहरबान है। मुझे यकीन है कि अब अल्लाह ताला मुल्क पर भी मेहरबान हो जाएगा। शायद हम
जीत जाए, सेमीफाइनल जीत जाए इंशाल्लाह आमिर। से हैशटैग सेमीफाइनल भी जो है वो काफ़ी ट्रेंड कर रहा है और इसके साथ टॉप ट्रेंड में शामिल है बहुत ज़्यादा, जिसमें पाकिस्तान का न्यूजीलैंड और इंडिया का इंग्लैंड के साथ मुकाबला होना है। सारिफीन ने टॉप ट्रेंड में 13,000 से ज़ायद ट्वीट्स की हैं अब तक और इसके अलावा कौमी टीम के कप्तान हैशटैग बाबर आजम भी टॉप ट्रेंड पर हैं, क्योंकि आप ये देखें ट्वीट्स भी देख सकते हैं कि बाबर आजम बिकम द फर्स्ट बैट्समैन जिसकी मेरे ख्याल से इब्राहिम में दूसरी दफ़ा वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम जो है वो हो चुकी है शामिल। और उसके अलावा भी काफ़ी सारी ट्वीट्स हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखें, बाबर आजम एंड पाकिस्तान आरंट गोइंग एनीवेयर। ओके जी, जहाँ पे ये ये बहुत सारे फैंस से वर्दा जो अपना बोरिया बिस्तर पैक करके वापस अपने अपने घरों की जानिब रवाना हो गए थे और वापसी पे उन्होंने फिर जो है ना स्टोरीज डालना शुरू कर दी सोशल मीडिया पे कि ये तो हमारे साथ जुल्म हो गया, हमने तो वापसी का टिकट कटा लिया था, अब सेमीफाइनल में कहाँ से पहुंच गए। बस आई मस्ट से कि हम पॉइंट्स टेबल पे आप देखें हम 5वें नंबर से दूसरे नंबर पर आ गए हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक वीडियो आज बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुई है जब से पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है और वो किस तरह से क्वालिफाई किया है। एक वीडियो है जो मैं चाहूँगी हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें, तो वो व्यूअर अगर आप वो वीडियोस चला दें ताकि हमारे व्यूअर्स भी देख सकें और हम लोग भी देखें और एंजॉय करें उसको। क्या धमाकेदार एंट्री है। वीडियो आगे चल के दिखाएंगे, अभी हम वीडियो नहीं दिखा रहे अपने व्यूअर्स को, लेकिन यकीनन पूरा पाकिस्तान बड़ा खुश है। ये वाहिद खुशी की खबर है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से लोगों में थोड़ी सी पॉजिटिविटी पाई जाती है। नहीं तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो, आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो, तमाम तर नेगेटिव न्यूज़ से भरे हुए हैं, लेकिन क्रिकेट ने पाकिस्तानियों को बड़ा खुश किया। क्रिकेट तो आपको पता है, क्रिकेट फीवर जो है वो हमारे यहाँ कभी ख़त्म नहीं हो सकता, इसे कहते हैं। एक और ट्वीट है जो मेरे ख्याल से हमने लगाई, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी। अक्षय कुमार का एक बहुत फेमस डायलॉग है एक मूवी का जिसमें वो कहते हैं मेरेकल मेरेकल, तो वाकई से पाकिस्तान के साथ जो वो मेरेकल हुआ है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम इस तरह से सेमीफाइनल में एंटर हो जाएंगे। खैर अच्छी बात है और अब तो पाकिस्तानी टीम बहुत ज़्यादा फेवरेट टीम हो गई है और सब दुआ कर रहे हैं कि अगर इतना किस्मत साथ दे रही है तो शायद हम वर्ल्ड कप भी जीत जाएं ताला, इंशाल्लाह ताला। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे इस वक्त मेहरबान है, अल्लाह ताला ये मेहरबानी अपनी रहमत पे अपनी बरकतें कायम रखे, क्योंकि इसमें हमारा ज़्यादा किरदार नहीं है। अल्लाह ताला की रहमत है जो बहुत बड़ी है और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से हमारे मुल्क पे मेहरबानियां कर रहा है। अल्लाह करे कि ऐसे ही जारी रहे। आगे बढ़ते हैं और यकीनन हमारे मुल्क में एक इंसाफ का निज़ाम बहुत सारे लूप होल से भरा हुआ है, लोग बड़ी मुश्किलात का शिकार होते हैं। शायद इसीलिए मेरी नज़र में तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, क्योंकि हर किसी को इंसाफ ही चाहिए। इंसाफ अरशद शरीफ शहीद के घर वाले भी मांग रहे हैं और जुडिशल कमीशन बन गया है, यकीनन बड़ी पेशरफ्त हुई है, लेकिन इंसाफ मिलेगा या नहीं इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है मेरी नज़र में। वर्दा जुडिशल कमीशन बना लिया है, वज़ीर आज़म ने इसका ऐलान भी कर दिया है। मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सिद्दीक साहिबा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, वेलकम टू दुनिया बोल है। सबसे पहले जवेरिया साहिबा मैं कंडोल करना चाहूँगा, अल्लाह ताला आपके घर वालों को सब्र व जमील अता फरमाए। बोल की टीम की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से दुआ करूँगा अल्लाह ताला अरशद शरीफ साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। और यकीनन आप जिस तरह मैंने भी पहले कहा था जवेरिया साहिबा कि मुझे इंसाफ की उम्मीद नहीं है, क्या आपको है? शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे जो है वो अपने प्रोग्राम में बुलाया। जी जब ये सब हुआ और मुझे इत्तला आई तो ये तो मुझे उसी वक्त पता था कि ना मेरा अरशद वापस आएगा और ना मुझे इंसाफ मिलेगा, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी जद्दोजहद तो करनी है, जिसमें हमने आलमी इदारों को और जो हमारे आला अदलिया है इसको जो है वो गुजारिश करनी है कि हमें इंसाफ दिया जाए, क्योंकि जाने वाला तो चला गया और वो कभी वापस नहीं आएगा जब तक कि हम ना उसके पास चले जाएं और आलमी बरज़ख में उससे मिलें। लेकिन ये कि आपको पता है कि आवाज़ तो हम उठाएंगे, क्योंकि हम सब सहाफ़ी हैं, तो अपने सहाफ़ी जो है वो आप सबका तो बहन भाई था, आप सबका तो भाई था, लेकिन मेरे लिए मेरा शौहर, दोस्त और एक बहुत कहते हैं ना कि गार्डियन होता है, जिस तरह उस तरह हैसियत रखता था। तो ऑफ कोर्स मैं तो आवाज़ उठाऊंगी इंसाफ के लिए, चाहे वो लोकली हो या इंटरनेशनली हो। नहीं, बेशक हम सब आपके साथ खड़े हैं जवेरिया, इस मुश्किल वक्त में हम सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे। बेशक अरशद शरीफ हमारे भाई थे, हमारे लिए बहुत हमें अजीज़ थे। अच्छा जवेरिया ये बताइए कि हुकूमत की जानिब से आपको कंटिन्यू लूप में रखा जा रहा है, जो भी तहकीकात की जा रही है उसमें? नहीं, हुकूमत और मेरा कोई राब्ता नहीं है और मुझे किसी किस्म का जो है वो लूप में नहीं रखा हुआ, ना कुछ वो बता रहे हैं। हालांकि
मुझे जानते हैं कि मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं बहुत अरसा जो है पॉलिटिकल पार्टीज को कवर करती रही हूँ। 5 साल नेशनल असेंबली बतौर रिपोर्टर कवर करती रही हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे नहीं जानते या उनके पास मेरा नंबर नहीं है। इस हवाले से मुझे किसी भी चीज़ में वो लूप में नहीं रख रहे। और ये है कि मेरा कीनिया की उसमें राब्ता हुआ है इंटेलिजेंस और चीज़ों जो उनकी हैं हेड से और उनमें, लेकिन वो भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं जैसे हमारी पुलिस काम करती है। तो मुझे कोई वो नहीं है इस हवाले से उम्मीद कि हमारी तहकीकाती टीम में या उनकी तहकीकाती टीम में जो है वो कोई असल शवाहिद या ठोस शवाहिद निकालेंगी जिससे असल जो है वो कातिलों तक पहुंचा जाएगा। जवेरिया, यकीनन इन्वेस्टिगेशन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था वो था अरशद शरीफ का सेल फोन और उनका लैपटॉप, जो कहा जा रहा था नहीं मिलेगा। आपको लगता है वो कभी मिलेगा? जी, मुझे ये पता चला है कि वो जो उनका जितना इक्विपमेंट है ना डिजिटल, वो इस वक्त कीनिया की इंटेलिजेंस के पास है। तो वो उनके पास है और मुझे तो ये है कि वो डायरेक्ट जो है वो फैमिली को दिया जाए, वो किसी भी तहकीकाती टीम के हवाले ना किया जाए जो पाकिस्तान से जा रही है। ये जो है इस वक्त मेरी इत्तलात के मुताबिक जो है वो कीनिया की इंटेलिजेंस के पास है उनके गैजेट। सही। What is next to be done? आपकी नज़र में जवेरिया क्या होना चाहिए? आपके क्या मुतालबात हैं? यकीनन पाकिस्तान की हुकूमत तो आपसे राब्ते में नहीं है, ना आपको लूप में रखा हुआ है पूरी इन्वेस्टिगेशन तहकीकात जुडिशल कमीशन के हवाले से, तो आपको इग्नोर ही किया जा रहा है। क्या करना है हमें? What is our next step, जवेरिया? मैं तो ये चाहूँगी कि हमारी जितनी यूनियंस हैं और जितनी हमारी जर्नलिस्टिक फोरम है वो जो है उन्होंने पहले भी हमारा बहुत साथ दिया जब अरशद के ऊपर 16 FIRs हुई थी। अब भी वही जो है वो हमारा साथ देंगे और हम जो है मिल के जदोजहद करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो चीज़ें इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है ना वो सिर्फ खाना पूरी है, ठीक है। और वो क्यों चाहेंगे कि कोई हकाइक सामने आए, वो क्यों चाहेंगे कि असल कातिल सामने आए? वो तो यही चाहेंगे ना कि चीज़ों को जो है वो इस तरह से पेश किया जाए कि चीज़ें उलझती जाएं और असल मुहर्रिकात सामने नहीं आए। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है 16 FIR क्यों हुई एक सहाफ़ी के ऊपर? एक सहाफ़ी को आप जो है वो ये कह रहे हो कि आप गद्दार हो, आप बागी हो, जबकि वो सहाफ़ी उसको तमगा मिला है 2019 में, उसकी रिपोर्टिंग देखने से काबिल है, उसकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म देखने के काबिल है कि वो अपनी ज़ात में इंस्टीट्यूट था और वो सिर्फ क्या बात करता था कि सिर्फ करप्ट लोगों को मुसल्लत ना करें, करप्शन करने वालों को सजाएं मिलनी चाहिए, ठीक है। और जिनकी करप्शन वो निकाल रहा था क्या वो उसको इंसाफ देंगे? हरगिज़ भी नहीं। तो हमें अब जो है उम्मीद हमारी जो है वो 2-3 तरफ है, टोटल सबके साथ नहीं है, ठीक है। मेरी तो तकरीबन 90% लोगों के साथ, इदारों के साथ उम्मीदें बिल्कुल ख़त्म हो गई जब इस तरह से मेरे शौहर को मुझसे छीना गया। मैं सिर्फ इस वक्त सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और जो हमारी आला अदलिया है सुप्रीम कोर्ट, उसकी तरफ देख रही हूँ कि वो किस तरीके से हमें जो है वो इंसाफ दिलवाएंगे। फिर उसके साथ अक़वाम मुत्तहिदा, एमनेस्टी इंटरनेशनल और जो हमारी जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है कि वो मेरे शौहर का केस जो है वो किस तरह लेके चलेंगे, क्योंकि देखिए वो हमारी पूरी फैमिली लाइफ इस साल सफ़र हुई है, क्योंकि रोज़ सुबह वो उठते थे तो उन्होंने कोर्ट जाना होता था, ठीक है, और वो बेचारे चुप करके सब्र करके सारा कुछ खुद तैयार कर रहे होते थे। वकीलों से ज़्यादा माहिर वकील वो खुद थे और मईशत के ऊपर उनका इतना गहरा वो था, वो खुद चीज़ें निकाल लेते थे सारी कि इस तरह करप्शन हुई है, फलां चीज़ हुई है। सुबह के वक्त वो जाते थे कोर्ट्स में, ठीक है, अपनी पेशियाँ भुगतना, चीज़ें करना, हाजिरियाँ देना। पूरे मुल्क में तो उन पर कौन सा चप्पा नहीं था जहाँ FIR नहीं थी, ठीक है। क्या वो कोई मुजरिम थे? क्या वो कोई दहशतगर्द थे? बिल्कुल भी नहीं। वो तो हाईली क्वालिफाइड डिस्टिंक्शन के साथ जर्नलिस्ट थे, ठीक है। तो ये सिस्टम जवाब देना, ये सिस्टम बताए कि किसने इतनी FIRs उनके ऊपर कराई, कितनी FIRs का मतन भी एक जैसा होता था। फिर उसके बाद शाम को वो दफ्तर में होते थे। मैंने इतना कड़ा वक्त इस पूरे साल में गुजारा है उनके साथ, क्योंकि वो फैमिली तक को तंग करते हैं ना, सिर्फ उस शख्स को तंग नहीं कर रहे होते जिसका नाम होता है हर चीज़ में, उसकी पूरी फैमिली को भी तंग किया जाता है कि घरों के बाहर आ जाना, स्पाई करना,
फ़ोन करना, प्राइवेट नंबर से कॉल्स करना, चेस करना, इस तरह की चीज़ें सारी जो थी वो मेरे साथ भी ये कर रहे थे, सिर्फ अरशद को तंग करने के लिए, ठीक है। और जब वो चले गए मुल्क से तब मुझे लगा शायद थोड़े हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन तब भी नहीं हुए। मुझे प्राइवेट नंबर से कॉल्स आना, घर के भाई लोगों का मॉनिटरिंग करते रहना। मैं हमेशा चुप रही, मैं कहती थी कोई बात नहीं, हमारा मुल्क है, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं लिखना, लिखने से बदनामी होती है मुल्क की। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जो लोग उनसे इतना मतलब उनको दुबई से निकलवा दिया, वही उनके पीछे कीनिया भी पहुंचेंगे और उनके साथ ये सलूक करेंगे। लेकिन शहीद कभी मरता नहीं है, बेशक उनकी आवाज़ कभी दब नहीं सकेगी। वो हर फोरम पे इस वक्त मौजूद है, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे। और जो उनका वो एक मिशन था ना, करप्शन फ्री पाकिस्तान, वो अब एक हर बच्चे के मुंह पे है। मैं जिस वक्त जनाजे में खड़ी हुई थी तो मैं बहुत रो रही थी शाह फैसल मस्जिद में। मुझे था कि ये सिर्फ मेरा लॉस है ना, मेरा नुकसान हुआ है, मैं अकेली रह गई हूँ, मेरा दोस्त चला गया है, मेरा शौहर चला गया है। लेकिन जब मैंने वहाँ लाखों लोगों को आते हुए देखा ना तो मैं हैरान हो गई। और वो आम आवाम थे और वो ये नारे लगा रहे थे कि अरशद तेरे खून से इनकलाब आएगा इंशाल्लाह। और जवेरिया, आपकी जब आखिरी बार बात हुई थी अरशद साहब से, तो उन्होंने वजह क्या बताई थी आपको कीनिया जाने की, कि आखिर कीनिया ही क्यों गए वो दुबई से? देखिए, उन्होंने किसी को भी ये नहीं बताया हुआ था कि वो कीनिया में है। वो सिर्फ ये कहते थे, क्योंकि बात तो हमारी तकरीबन रोज होती थी ना, मैं वो बहुत प्राइवेट पर्सन थे और बड़े शर्मीले से भी थे, तो उनको बड़ी शर्म आती थी वीडियो कॉल्स पे, और मैं जबरदस्ती कर लेती थी उनको वीडियो कॉल। मैं थोड़ा सा ना मार्जिन ले जाती थी हर चीज में, उनके थोड़े से असूलों को और चीजों को वो कर देती थी अपने उसमें ना, प्यार और लाड में ना। तो उन्होंने किसी को भी नहीं बताया हुआ था कि वो कीनिया में है, ना मुझे ना किसी और को, ठीक है। हमें भी उसी दिन पता चला था कि वो वहाँ पे हैं जिस दिन असैसिनेशन हुई इस तरह से। जब वो दुबई से गए तो उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया कि मुझे दुबई छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आपकी हुकूमत की तरफ से दबाव है कि इनको यहाँ से निकाल दिया जाए, ठीक है। तो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ। तो मुझे बहुत एकदम से उदासी और परेशानी हुई, क्योंकि मुझे था कि वो तो एक कल्चर्ड अगर सिटी में है तो महफूज रहेंगे। तो मैंने कहा आपकी अगली मंजिल क्या है? तो उन्होंने कहा नो वेयर लैंड। तो मैं यूँ हो गई, मैं परेशान हो गई। मुझे पता था उनके पास ज़्यादा वीज़ा नहीं थे ना, वो हमेशा कहते थे ये हमारा मुल्क है, हमने क्या करना है वीज़ा लेके, असाइलम लेके, रेजिडेंसी लेके। वो नहीं लेते थे, साफ मना कर देते थे अगर ऑफर भी उनको आती थी। वो कहते थे यही मेरा वतन है, मैंने यहीं रहना है, मेरी कोई जायदाद नहीं है बाहर के मुल्क किसी में भी ना। तो वो कहते थे बस सिर्फ पाकिस्तान मेरा मुल्क है। तो जब वो वहाँ गए ना तो उन्होंने नहीं बताया कि मैं किधर हूँ, ठीक है। पहले मैं पूछती रही, जाहिर सी मैं बिजी हूँ, मुझे परेशानी होती थी कि वो किस हाल में क्या कर रहे हैं। फिर जब उन्होंने मुझे वीडियो कॉल्स की और मैंने वो पेंट हाउस देखा जहाँ पे वो थे, तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई ना कि चलो ठीक है कि उनके होस्ट उनका ख्याल कर रहे हैं। ना मुझे ये पता था कि होस्ट कौन है, ना मुझे उस लोकेशन और उसका पता था। मुझे सब कुछ उस दिन पता चला है जिस दिन उनकी असैसिनेशन हुई है, ठीक है। जिस डॉक्यूमेंट्री पे जवेरिया वो काम कर रहे थे बिहाइंड क्लोज डोर्स, उसकी कोई डिटेल है, कब आ रही है वो, या उसको भी रुकवा दिया जाएगा रिलीज होने से? देखिए, उसमें जो उनका पार्ट था वो तो वो कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन मेरी और उनकी इतनी ज़्यादा उस पर डिस्कशन नहीं हुई। हमारी ज़्यादा डिस्कशन होती थी एक तो फैमिली मैटर्स, क्योंकि वो अपने घरों के ऊपर गहरी नज़र रखते थे और सारे फैसले उन्हीं की मर्जी से होते थे, वो जहाँ पे भी हों। और दूसरा, हम इंटरनल पॉलिटिक्स पाकिस्तान की और ये चीज़ें ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते थे, क्योंकि जब भी हमारी बात होती थी तो उसमें यही होता था कि पहले तो 10-11 दिन में ये पूछती थी आप किधर हो, आप सेफ हो, आप किधर हो, सेफ हो, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी उनकी दूसरी जगह जाने से। लेकिन जब उन्होंने फिर मुझे वीडियो कॉल्स करना स्टार्ट की या बातें, तो फिर मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गई कि ओके नाउ इज इन अ गुड स्पेस, तो अच्छा है कि थोड़ा रिलैक्स होंगे, थोड़ा वो करेंगे। लेकिन वो पूरा साल शदीद परेशानी में मुब्तला रहे हैं। सही। जवेरिया, जब लास्ट टाइम आपकी उनसे बात हुई है, जब वो डिनर पे जा रहे थे, जब वो कीनिया में ही थे जिस दिन ये हादसा हुआ है, तो उन्होंने कोई खदशा जाहिर किया था कि वहाँ पे उनको कुछ ख़तरा है, कुछ उनको इस तरह की लग रहा है कोई उनको स्पाई कर रहा है, कोई खदशा जाहिर किया उन्होंने आपसे फ़ोन कॉल पे? देखिए, ये तो वो मुझे मुसलसल बता रहे थे ना, पाकिस्तान में भी और जिस जिस जगह पे वो रहे हैं वहाँ से वो यही बात कहते थे कि मुझे मार दिया जाएगा। तो मुझे बहुत सा इस बात से परेशानी होती थी। यहाँ पर बहुत बहादुर थे, ठीक है।
तो मुल्क नहीं छोड़ रहे थे ना, यानी कि मुल्क से जाना नहीं चाहते थे। लेकिन जब यहाँ लोगों के कपड़े उतारे जाने लगे, उनको असॉल्ट किया गया, उनके साथ बुरे तरीके से जो है वो उनको डील किया गया, वो शायद चीज़ उनको कहीं ना कहीं हर्ट की और फिर उन्होंने ये फैसला किया कि उन्हें चले जाना चाहिए। जवेरिया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी ख्वाहिश है कि हम एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का अवार्ड क्रिएट करें अरशद शरीफ साहब के नाम से, क्योंकि हो ये रहा है कि उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की, उनके काम को दबाने की कोशिश की गई, सच को दबाने की कोशिश की गई है, हक को दबाने की कोशिश की गई है। लेकिन हम सहाफ़ी मिन हैसिल कौम हमें खड़ा होना होगा और हमें सोचना होगा कि क्या हम सच बोलना छोड़ देंगे? नहीं, अरशद शरीफ की खातिर, उनके मिशन की खातिर, उनकी कुर्बानी की खातिर हमें और करप्शन को बेनकाब करना होगा, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में आगे बढ़ना होगा, लिफाफे लेना बंद करने होंगे। ये जो सिस्टम की आपने बात की जवेरिया, जिसने 16 FIR काटी अरशद शरीफ के ऊपर, वो सिस्टम तो एक बदमाश है, उससे कोई बात नहीं कर सकता, उससे कोई सवाल पूछ नहीं सकता। इस सिस्टम के खिलाफ क्या हम सहाफ़ी खड़े हो पाएंगे? देखिए, मैं तो आवाम से मिली हूँ, मैं कभी लाइफ में हजारों लोगों से एक साथ नहीं मिली होंगी, या मैंने कभी लाखों लोग एक साथ नहीं देखे होंगे, और वो अब बहुत बाशऊर हो गए हैं, वो पाकिस्तान के आम आवाम हैं, और वो ये नारे लगा रहे थे कि अरशद तेरे खून से इनकलाब आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जितनी ये करप्ट रूलिंग एलीट है, ये लोग हमारे सर पे जो मुसल्लत किए गए हैं, ये हटेंगे और ऐसे लोगों के हाथ में इक़्तिदार जाएगा जो बाकी इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। और जहाँ तक अरशद की बात है, तो मैं तो कहती हूँ कि अरशद के नाम पे स्कॉलरशिप होना चाहिए, अरशद को एज ए सब्जेक्ट जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के तौर पर। और दूसरा ये कि अरशद के नाम से मेरी ख्वाहिश है कि एक रोड मंसूब होनी चाहिए इस्लामाबाद की, बिकॉज वो मैं और अरशद पैदा तो कराची में हुए थे, लेकिन हम दोनों पले बड़े यहाँ पे हैं इस्लामाबाद में। तो मेरी तो बहुत ख्वाहिश है कि उनके नाम पे एक रोड भी होनी चाहिए। और अभी तक अगर अब देखें 2 हफ्ते गुजर गए हैं, उनकी कब्र फूलों से भरी हुई है, और वहाँ लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आके बताते हैं ये कौम का हीरो है। तो हमें तो हमारा पहला एक हीरो मिला है, जो हमारा सिविलियन शहीद है वो मिला है, और जितना हमें लोगों ने प्यार, मोहब्बत और इज्जत दी है, वो मैं कहती हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है सबका शुक्रिया अदा करने के। लेकिन हाँ, जो मेरा लॉस है ना, कि मुझे बार बार लगता है कि वो अभी आ जाएंगे, वो कॉल करेंगे, वो अभी गेट पे आएंगे, गाड़ी का हॉर्न देंगे, वो चीज़ें मैं कभी भूल ही नहीं सकती। 3 तस्वीरें हैं उनकी जो मेरे जहन से नहीं हटती। एक तो वो हमारी आखिरी वीडियो कॉल जिसमें वो रिलैक्स थे, बातें कर रहे थे, लॉन्ग मार्च को लेके पुरुमीद थे, अपने घर की कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे थे मुझसे। फिर दूसरी वो तस्वीर जो उनको बुलेट वूंड के साथ किसी ने मुझे भेज दी। एक तो इतनी सफाकी है इस मुल्क में कि लोगों को ऐसी तस्वीरें जमा करके लवाहिकीन को भेजने का क्या शौक है। फिर तीसरी तस्वीर जो मैंने उनको अलविदा कहा, और मैं उनके पास थी मॉर्चरी में, और मैं उनके ऊपर जो है सूरह यासीन, सूरह मुल्क पढ़ रही थी। तो बस वो उनकी मेरी एक लास्ट वो थी, उसके बाद उन्होंने चले जाना था जनाजा का। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो फुल मुस्कुरा रहे थे, और उनकी शहादत हुए हुए देखें 3-4 दिन हो गए थे ना, लेकिन वो ऐसे थे जैसे सो रहे हो, बिल्कुल ताज़ा चेहरा, और शेव आ चुकी थी, और चेहरे पे फुल मुस्कुराहट थी। तो मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने कहा डॉक्टर 1 मिनट ये देखिए ना, मैंने कहा ये एकदम से इतनी फुल मुस्कुराहट कहाँ से आ गई है ना। तो डॉक्टर ने कहा कि ये आप बातें कर रही हैं ना, तो वो खुश हो रहे हैं आपकी बातें सुन के। फिर मैंने डॉक्टर से कहा कि ये शेव कहाँ से आ गई, तो क्लीन शेव आए थे कीनिया से। तो उन्होंने कहा ये शहीदों की अलामतें होती हैं। तो मैंने बहुत उनको दुआएं दी और अल्लाह ताला से ये गुजारिश की कि अल्लाह ताला, इन्होंने बहुत अपनी दोनों फैमिलीज में बराबरी रखी, हमें ज़िंदगी में बहुत सुकून, मोहब्बतें, तहफ़, मेरी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते थे। मैं मिड कैरियर जर्नलिस्ट हूँ, वो इतने सीनियर थे, तो वो इतना चीज़ों को केयर से करते थे कि मैं कहती हूँ कि ऐसे इंसान कभी कभी पैदा होते हैं। आप लोगों के लिए तो हीरो थे ना, लेकिन मेरे लिए एज अ स्पाउस या एज अ फैमिली मेम्बर उनका एक अलग रोल था। तो मैंने उनको बहुत दुआओं के साथ रुखसत किया, लेकिन जब मैं जनाजे में गई हूँ तो मैं हैरान थी कि किस तरीके से लाखों लोगों ने उनको जो है वो अलविदा किया है और इतनी इज्जत और खराज तहसीन पेश किया। बेशक बेशक, और वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा होंगे। जिस तरह अल्लाह कुरान में कहता है कि शहीद को मुर्दा ना कहो, शहीद जिंदा है, मैं उसे खाना खिलाता हूँ। तो बेशक अरशद शरीफ जिंदा है। लेकिन जबीर, एक बड़ा सैड थी ना, आप भी साफ़ी हैं, मैं भी साफ़ी हूँ, हमने काफ़ी वक्त मुल्क में जर्नलिज्म को दिया है। लोग भूल जाते हैं
बहुत जल्दी भूल जाते हैं। बड़े बड़े सानेहात, बड़े बड़े अलमिए, बड़े बड़े धमाके, बड़े बड़े नुकसान, हमारे अरबों हजारों अरब डॉलर चला गया होगा, हम भूल जाते हैं। किस तरह हमें क्या करना होगा अरशद शरीफ को जिंदा रखने के लिए? अरशद शरीफ को जिंदा रखने के लिए हम सबको सच बोलना होगा, और सच बोलने से कभी डरना नहीं होगा। इसी तरह अरशद जो है वो हम सब में जिंदा रहेंगे। वो शहीद हैं, वो वैसे भी जिंदा हैं। मैंने पहली दफ़ा ये देखा अपने मुल्क में कि जनाजा गाह में औरतें आई हुई थी, बच्चे आए हुए थे, कब्रिस्तान में औरतें आई हुई थी, बच्चे आए हुए थे, अरशद के लिए आए हुए थे ना। और वरना आमतौर पे तो हमारे यहाँ ख़वातीन आती ही नहीं है मसाजिद में, आना चाहिए हालांकि उनको, और इतनी बड़ी बड़ी सफ़ें थी उनकी। और मैं अभी भी लोग अपने बच्चों को ला रहे हैं और दिखा रहे हैं, यानी कि बच्चों के दिल से भी एक ना मौत का या कब्रिस्तान का खौफ खत्म हो जाए। और बच्चे छोटे छोटे आगे प्यार कर रहे हैं, अरशद की कब्र पे फूल लगा रहे हैं, अपनी पेंटिंग्स छोड़ के जा रहे हैं। मैं इतनी प्यार और मोहब्बत देखकर हैरान हूँ। और उनका मिशन क्यों नहीं जिंदा रहेगा जब हर शख्स अब तक पहुंच जाए। आमीन। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए कि उनका मिशन आगे बढ़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया जवेरिया सिद्दीकी, आपको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। यकीनन आपका घर था, आपका शौहर था, लेकिन इस कौम का हीरो था, हम सहाफ़ियों का हीरो था। अल्लाह ताला हमको भी अरशद शरीफ से सीखने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि यकीनन सहाफ़त में लिफाफे बहुत बढ़ गए हैं, सच और हक चुप हो गया है, छुप सा गया है, क्योंकि सिस्टम बड़ा ख़तरनाक है। सिस्टम से कोई सवाल पूछे तो उसकी जान खतरे में पड़ जाती है, जिस तरह अरशद शरीफ की जान खतरे में पड़ी। एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक। और यकीनन इमरान खान पर हमला पंजाब में हुआ था, पंजाब में पीटीआई की ही हुकूमत थी, जिसके बाद लोगों ने सवाल पूछा कि क्यों नहीं तहकीकात हो रही है। काफी सारे पुलिस वाले बर्खास्त भी हो गए, उनको घर भेज दिया गया, सस्पेंड भी किया गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ स्पोर्ट्स की तरह। प्लीज चलते हैं। यकीनन खेलों की दुनिया से तो अच्छी खबरें आ रही हैं, और कौम को खुशखबरी जो मिली है वो क्रिकेट के मैदान से। स्पोर्ट्स फीवर जो चढ़ा हुआ है आजकल के, अगर मगर किंतु परंतु, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये सब हो जाने के बाद भी बिल आखिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो 6ठी बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दी और अब न्यूजीलैंड को भी शिकस्त देने में कामयाब हुआ, तो वर्ल्ड कप और फाइनल पाकिस्तान खेलेगा। क्रिकेट एक्सपर्ट सोहेब अलवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको अपने शो में लेंगे, वेलकम कहेंगे, उनसे मजीद जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस पर। जी सोहेब अलवी साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दुनिया बोल है जी। क्या कहेंगे इस सरप्राइज के लिए आप? मुझे लगता है अलवी साहब कहेंगे भला हो नीदरलैंड्स का, भला हो बांग्लादेश का। नहीं, वेलकम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। भाई देखें, आपका जैसे दुनिया बोल है वैसे क्रिकेट भी गोल है, मैं ख्याल में मैं यही कहूंगा, क्योंकि घूम फिर के पाकिस्तानी सेमीफाइनल में आ जाता है, चाहे आप कुछ भी कर लें। बट इट्स अ मिरेकल ऑनेस्टली। देखें 1992 वर्ल्ड कप में आपने फिर भी जो लास्ट 3-4 मैचेस खेले थे और आपने न्यूजीलैंड को हराया था, विच वाज द टॉप फेवरेट। यहाँ पे तो नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हरा के आपको एक रास्ता दिखाया है। लास्ट टाइम 1992 वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने फेवरेट्स वेस्ट इंडीज को हरा दिया था, तो आप सेमीफाइनल में पहुंचे थे, वरना आप उस वक्त भी नहीं पहुंचते। सो इट्स बेसिकली हम बार बार अपनी गलतियों के ऊपर पानी फेर देती है और जब सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं। आई जस्ट होप इस दफा ये ना हो, जो गलतियां हैं वो हैं, लेकिन फुल मार्क्स टू नेदरलैंड फॉर मेकिंग श्योर दैट वी रीच द सेमीफाइनल्स। सोहेब साहब, हमेशा अपनी टीम की जो मिडिल ऑर्डर है उसको हमेशा हम क्वेश्चन मार्क करते थे कि मिडिल ऑर्डर अच्छा परफॉर्म नहीं करी, लेकिन पिछले 2 मैचेस में हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर ने ही अच्छा परफॉर्म किया है। कल भी हमने देखा कि बाबर और रिजवान जो है वो 11 ओवर तक जमे रहे पिच पे, लेकिन फिर जब उनके बाद मिडिल ऑर्डर आया तो फिर उन्होंने जो है वो मिडिल ऑर्डर में भी सिर्फ हारिस ने खेला है, और तो मुझे ऐसे लग रहा था कि हम हार रहे हैं मैच, वो तो हारिस ने आके इज्जत रख ली और इज्जत बचा ली। अलवी साहब भाई देखें, बात ये है कि जो आपके ओपनर होना चाहिए उसको आप 4 पे भेज रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो आया 3 पे, उसने आपको बना के दिए अच्छे खासे 180 के स्ट्राइक रेट से रन्स, उसके बाद आप उसको अगले मैच में नंबर 4 कर देते हैं। तो ये कुछ इनकी सिचुएशन समझ में नहीं आ रही कि ये चाहते क्या हैं। और अगर वो नंबर 4 पे आके 11 ओवर के बाद, वरना इनकी 5.5 की
50 रन जो उन्होंने बनाए 5.5 रन पर ओवर के हिसाब से बनाए, विच इज एम्बैरेसिंग। ठीक है, आप जिम्बाब्वे वाला रिपीट नहीं चाह रहे थे, यही टारगेट आप जिम्बाब्वे का नहीं रीच कर सके थे, आप ज्यादा फोकस थे कि विकेट साथ में रहे, लेकिन इतना स्लो खेलना कि एंड में आप बांग्लादेश की अच्छी बॉलिंग लाइनअप में आप फंस जाए तो मिडिल ऑर्डर आपको बचा रहा है, लेकिन आपका फिर यही हो रहा है कि जो रन बना रहा है आप उसको मिडिल ऑर्डर में भेज रहे हैं और खुद जो रन नहीं बना रहे हैं, खुद ओपनिंग स्लॉट बचाए बैठे हुए हैं। ये कब तक हमारे साथ रहेगा, कब तक ये माँ की दुआएं लगती रहेंगी, कब तक दूसरी टीमें अच्छा खेल के आपको सेमीफाइनल में पहुंचाती रहेंगी? कुछ खुद भी तो करें। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि न्यूजीलैंड को हमारी टीम शिकस्त दे पाएगी परफॉर्मेंस की जगह, या यहाँ पे भी जो है किस्मत चलेगी? देखिए, T20 क्रिकेट इज हु प्लेज गुड एट इन दोस 3 आवर्स। ये 3 घंटे का गेम है। 2 ओवर अच्छे हो गए, 2 ओवर बुरे हो गए, आप जीता हुआ मैच हार जाते हैं, हारा हुआ मैच जीत जाते हैं। इट्स मोर ऑफ अ लॉटरी। T20 क्रिकेट में आपने सिर्फ ये रखना है कि वो जो वक्त है, जिस वक्त आप खेल रहे हैं उस वक्त आपने इनिशिएटिव दे दिया, फाइन। एक अच्छी फील्डिंग हो गई, एक बुरी फील्डिंग हो गई, मैच करवट बदल जाता है। तो इसलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। लेकिन पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को ट्राई सीरीज के फाइनल में हराया था, एक मैच भी हरा चुके थे वहां पे जब ड्यूरिंग द ग्रुप मैचेस। सो यू गॉट अ साइकोलॉजिकल एडवांटेज ओवर न्यूजीलैंड। सिडनी नॉर्मली टर्न करती है, आपके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, एंड न्यूजीलैंड इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इन स्पिन। तो प्रोबेबिलिटी तो आपकी तरफ ही जा रही है, बिकॉज आपकी जो बॉलिंग है वो 6.5 रन पर ओवर के हिसाब से इस वक्त गेंदबाजी कर रही है, और न्यूजीलैंड की 7 के हिसाब से कर रही है। आपकी रन रेट कम है व्हेन यू कंपेयर टू न्यूजीलैंड ऑफ ऑल द 4 सेमीफाइनलिस्ट, लेकिन आई स्टिल फील पाकिस्तान हैज द एज इन द सेमीफाइनल। ये बताएं अलवी साहब, एक मुश्किल सवाल पूछने की इजाजत है? मुश्किल सवाल के लिए तो बैठा हूँ, आसान सवाल के लिए तो आप किसी को भी ले सकते हैं। अलवी साहब ये बताइए, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी चल रही है कि सट्टेबाज बड़े सरगर्म है। हम जानते हैं जुए ने क्रिकेट को कितना डिस्टर्ब पहले भी किया है, मैच फिक्सिंग के केसेस हमारे मुल्क में आते रहे हैं, और पाकिस्तान इंडिया का मैच एक ऐसा मैच होता है जिसमें सबसे ज़्यादा कमाई होती है। बुक के अंदर बड़ा पैसा लिखा जाता है, हर कोई जुआ खेलता है इस दिन, और जितनी भी बैटिंग की वेबसाइट्स हैं वो बड़ी खुश होती हैं कि यार आज बिजनेस अच्छा होगा। तो कुछ ये भी थ्योरी चल रही है कि जो पैसे कमाने वाले हैं वो चाहते थे कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो। देखिए, आइडियली यस वो चाहेंगे, और कुछ जो टीमें हैं जिसकी वजह से आप पहुंचे हैं सेमीफाइनल में वो है भी बदनाम। लेकिन देखिए, आईसीसी का वर्ल्ड कप के दौरान इतना बड़ा टर्न अराउंड होना जरा सा रिस्की रहता है प्लेयर्स के लिए, जो प्लेयर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज अगर वो पकड़े गए उनके करियर खत्म हो जाते हैं। बुकी इंश्योर करता है उनको कि देखो अगर तुम पकड़े गए तुम्हारा करियर खत्म, तो हम तुम्हें अगले 25 साल पैसा देते रहेंगे। वो आई एग्री, वो सब कुछ होता है, लेकिन आई थिंक जरा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, बट एनीथिंग्स पॉसिबल। आई एम नॉट राइटिंग इट ऑफ। मैंने तो मैच फिक्सिंग पे बहुत रिसर्च की है, 90s में भी, 80s में भी। 80s में पता नहीं था आप लोगों को, 80s में भी होता था जी हाँ। खासतौर जो बदनाम हुआ था एक सेंटर, वो इसी वजह से हुआ था। So I would say anything's possible. I will not write it off. Probability जरा सी कम लगती है कि ICC के आंखों के अंदर जहाँ पे उन्होंने इतना मैनेज किया हुआ हो, बट जो लोग ICC चला रहे हैं इतने दूध के धुले नहीं है। जी हाँ, इंडिया का बड़ा हाथ है। ये बताएं कि इंडिया से हम इसी टीम के साथ खेलेंगे? मुझे बड़ी परेशानी है इस बात की। जी, आप पहले सेमी से तो निकले, लेकिन और इंडिया जो है वो इंग्लैंड से निकले। याद रहे कि 2019 के वर्ल्ड कप में भी यही सारी बातें थी, लेकिन इंडिया लॉस्ट टू न्यूजीलैंड इन द सेमीफाइनल, नेवर मेड इट टू द फाइनल। सो जरूरी नहीं है कि जो बुकीज हैं वो इंडिया को ही फेवर करें, उनको मतलब होता है पैसे से, और अगर इंडिया फेवरेट है तो फिर इंडिया हार भी सकती है। तो इट्स नॉट नेसेसरीली अ पाकिस्तान इंडिया फाइनल। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, इनका कोई दीन ईमान नहीं होता बुकीज का, इनका कोई माँ बाप। अलवी साहब वक्त की कमी है, थैंक यू सो वेरी मच। यकीनन क्रिकेट पे गुफ्तगू जारी रहेगी, ये वर्ल्ड कप बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। कराची समेत सिंध के बेशतर अजला और शुमाली बलूचिस्तान में बारिशों का इम्कान है, यानी कि अगले हफ्ते तक सर्दी की शिद्दत बढ़ जाएगी, जबकि मगरबी बलूचिस्तान में
सर्द हवाओं ने एंट्री दे दी है और कोयटा में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित समेत बलाई खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सरमा की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। कराची के कुछ इलाकों में बादलों का राज बरकरार है। बस हम इंतजार कर रहे हैं कि कराची में किस वक्त सर्दी होती है। लाहौर का मौसम भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे बादलों का कोई राज नहीं है, मतलब साफ है, लेकिन फिर भी ठंड बरकरार है। अगर इस्लामाबाद की दर्जा हरारत की बात करें तो इस्लामाबाद में दर्जा हरारत कम से कम आज 11 डिग्री रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 26 तक जाने का खदशा है। लाहौर में आज कम से कम दर्जा हरारत 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मुल्तान में आज कम से कम दर्जा हरारत 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री तक जाने का इम्कान रहेगा। और आगे बात करेंगे पेशावर के ज़्यादातर शहरों में कम से कम दर्जा हरारत 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और अगर हम बात करें कराची की तो कराची में कुछ इलाकों में सर्दी है, हल्की फुल्की बारिश का इम्कान भी है, लेकिन दर्जा हरारत कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री तक रहने का इम्कान है। ये तो थी वेदर अपडेट। अब चलते हैं तलहा की जानिब। मुल्क में सियासी कशमकश उरूज पर है। इमरान खान और उनकी पार्टी मुल्क में फौरी आम इंतखाबात चाहते हैं। हुकूमत किसी भी सूरत उनका ये मुतालबा मानने को तैयार नहीं है। लॉन्ग मार्च का काफिला वजीराबाद पहुंचकर एक दहशतगर्दी के हमले का शिकार होता है, जिसके बाद इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं दोबारा अब लॉन्ग मार्च को आगे बढ़ाऊंगा और इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करूंगा। इमरान खान को लाहौर के शौकत खानम अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वो लाहौर जमान पार्क में अपनी रिहाइशगाह मुंतकिल हो चुके हैं, रह रहे हैं इस वक्त। लेकिन कल अस्पताल से ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने दो अहम बातें की थी। पहली बात यह थी कि इमरान खान का कहना था कि पंजाब में उनकी हुकूमत होने के बावजूद एक FIR दर्ज नहीं की जा सकी, इमेजिन। और दूसरा अहम ऐलान उन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से किया। आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या ऐलान किया। नहीं, हम आपको नहीं सुनवा रहे हैं, लेकिन डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत चीमा साहिबा। मुसर्रत साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। उसामा दुर्रानी भी हमारे साथ मौजूद हैं जमान पार्क से, ताकि हम उनसे पहले पूछ लेते हैं। जमान पार्क चलते हैं पहले और उसामा से पूछते हैं कि क्या शेड्यूल है इमरान खान साहब का, आज निकलेंगे, अहम मुलाकातें इस वक्त अंदर जारी हैं जमान पार्क में उनकी रिहाइशगाह पर या नहीं? जी दुर्रानी साहब। जी बिल्कुल, 4 रोज़ शौकत खाना में ज़ेर इलाज रहे और डॉक्टरों के मशवरे के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है गुज़िश्ता रोज़। और डॉक्टरों का कहना है कि जो इमरान खान है उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन आराम का मशवरा दिया गया है और गुज़िश्ता रोज़ जो है उनको ज़मान पार्क उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचा दिया गया है। मुल्क भर से जो ताज़ियत करने वालों, इयादत करने वालों का सिलसिला तांता भी बंदा रहा और रात भर भी यहाँ पर जो इयादत करने वाले शहरी थे वो यहाँ पर मौजूद थे। उनकी नेक तमन्नाएँ थी खान साहब के लिए और इस वक्त वो ज़मान पार्क के अंदर मौजूद हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक धुआंधार जो मीडिया टॉक की है, उन्होंने कहा है कि दोबारा जहां पर उन पर कातलाना हमला हुआ था वहीं से वो दोबारा जो है वो अपना लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। लेकिन क्योंकि डॉक्टरों ने आराम का मशवरा दिया है, वो यहाँ से रोज़ाना खिताब किया करेंगे जो जहाँ पर भी जो है वो पड़ाव, जो काफ़िला जो है वो पड़ाव डालेगा। और शाह महमूद कुरैशी इस लॉन्ग मार्च की जो है वो सरबराही करेंगे, उसको लेकर चलेंगे। दूसरी जानिब जो इस्लामाबाद के करीब पहुँचेगा तो इमरान खान साहब जो है वो वहाँ पर उनको ज्वाइन करेंगे। और आज जो है कोई अभी तक शेड्यूल सामने नहीं आ सका है, लेकिन अलबत्ता गुज़िश्ता रोज़ भी जो पार्टी लीडरान हैं वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर आके मुशावरत की। और आज भी हो सकता है उसामा भाई, आप यहाँ पर इस वक्त जो डिस्कशंस का सिलसिला, मशवरों का सिलसिला, क्या करना चाहिए, क्या अल्लाह अमल इख्तियार करें, जारी रहेगा। हमारे साथ मुसर्रत चीमा साहिबा मौजूद हैं। चीमा साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। ये बताइए क्या करने वाले हैं खान साहब? मैं दो चीज़ों पर हैरान हूँ कि किस तरीके से ये लॉन्ग मार्च आगे बढ़ेगा कि जबकि खान साहब वहाँ मौजूद नहीं होंगे, वो इस्लामाबाद में ज्वाइन करेंगे। पंजाब हुकूमत ने FIR क्यों नहीं दर्ज किया अभी तक? मुसर्रत साहिबा। मुसर्रत साहब, आप मुझे सुन सकती हैं? कैन यू हियर मी? लेकिन कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज है हमारी आवाज़। राइट, ब्यूरो चीफ लाहौर खबर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। खबर, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? क्या सूरत हाल है? लॉन्ग मार्च कैसे आगे बढ़ेगा बिना खान साहब के? अल्लाह साहब, देखें, इस मरतबा जो है वो खान साहब ने थोड़ी सी अमली तब्दील की है। सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से उनके पास पहले भी इतलात मौजूद थी कि उनकी जान को खतरा में निशाना बनाया जा सकता है, जिसके हवाले से इन तमाम खदशात का इजहार इमरान खान साहब ने खुद भी किया। अब जो है वो इमरान खान साहब को शौकत खानम अस्पताल से उनके रहायशी ज़मान पार्क मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर डॉक्टर ने उन्हें आराम का मशवरा दिया। मगर दूसरी जानिब
खान साहब अपने मौके पर डटे हुए हैं कि लॉन्ग मार्च हर सूरत मुकम्मल होगा और वहीं से होगा जहां पर उन पर हमला हुआ था जिस जगह से। तो वजीराबाद से ही दोबारा लॉन्ग मार्च की इब्तिदा करने का फैसला किया गया है और शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस काफिले की क़यादत करेंगे और ये काफिला मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ और बहुत सारे ऐसे रूट्स पे तला जिनको इमरान खान ने सिक्योरिटी खदशात के बायस या के थोड़ा वक्त की किल्लत के बायस मिस कर दिया था। अब जराए का ये कहना है कि वहां पर भी जलसे जुलूस किए जाएंगे। अभी तक की जो इतलात है उसमें तरीकाकार ये होगा कि सारा दिन ये लॉन्ग मार्च चलेगा और जब अपनी मंजिल पर पहुंचेगा तो वहां पर खान साहब जो है वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया करेंगे और अपने खिलाड़ियों का खून गरमाएंगे। और ये बताया गया है कि इस लॉन्ग मार्च को वजीराबाद से इस्लामाबाद, आप क्योंकि ब्यूरो चीफ है माशाल्लाह, सीनियर साफी हैं हमारे मुल्क के, ये बताइए क्या वजह है कि अभी तक FIR नहीं काटी जा सकती? देखिए, इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत है तलहा वो अपने खदशात का इजहार कर चुकी है। उनका कहना है कि इंतजामात जो है वो कहीं और से है, दबाव डाला जा रहा है, जो कि उनका पहले भी मौक़िफ़ रहा है कि भाई मुदाखलत की जा रही है तमाम सियासत के अंदर और तमाम हुकूमत के अंदर। अभी भी वो अपने उसी मौक़िफ़ को जो है वो मजीद तक़वियत दे रहे हैं। उनका अभी इंस्पेक्टर जनरल पंजाब जो है उनकी जानिब से फैसल शाकार की जानिब से एक मरासला लिख दिया गया है वफाकी हुकूमत को कि वो अपना काम मजीद जारी नहीं रख सकते। जबकि दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने चौथी मरतबा अपनी छुट्टी अप्लाई कर दी है। और जो CCPO है लाहौर के गुलाम महमूद डोगर, उन्हें वफाक की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया। तो इस वक्त आप हम इंतजामी अमूर देखें तो बुरी तरह से मुअत्तल दिखाई देते हैं, मुतासर दिखाई देते हैं। इंतजामी अमूर ना कहिए, नहीं खावर भाई, देखिए मैं गुजारिश करूंगा मुल्क का हाल कहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि अरशद शरीफ पे 16 FIR कट जाती हैं। कुछ किया नहीं था उन्होंने, कोई गुनाह नहीं था उनका, लेकिन इमरान खान जिसके ऊपर हमला हुआ है, मुल्क का सबसे बड़ा सियासी लीडर है, उसके हमले की FIR नहीं कटती है। वाज़ेह हो जाता है मुल्क में कुछ बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल तला, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बात आपकी दुरुस्त है। और ये तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं ये खुद पुलिस स्टेशन जाके बैठे हैं अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाने के लिए और इस पर कानूनी मुशावरत भी हुई है तहरीक इंसाफ के अंदर। और इस कानूनी मुशावरत में मुख्तलिफ पहलुओं पर भी गौर किया गया है। और खावर, आई विल कम बैक टू यू। खावर, हमारे साथ मुसर्रत चीमा साहिबा आ चुकी है। मुसर्रत साहिबा, थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बताइए क्यों FIR नहीं कट पा रही, किस तरीके से बिना खान साहब के लॉन्ग मार्च आगे बढ़ेगा और बिना खान साहब की थोड़ी मोटिवेशन, मोराल कम नहीं हो जाएगा कारकुनों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मोरल कम नहीं होगा बल्कि अब इनको समझ आएगी कि लोग अपनी हकीकी आज़ादी को अब इस वाले हादसे के बाद तो हकीकी आज़ादी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्रैक्टिकली क्लियर होके सामने आ गया। देखिए, यही तो हकीकी आज़ादी जिसके लिए हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर चीज के ऊपर अमल दरामद हो और जस्टिस फॉर ऑल। और अगर इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर जिसकी 4 सूबों में हुकूमत, वफाक में सबसे ज्यादा सीटें, सबसे ज्यादा पॉपुलर, अगर आप रिस्पांस, पब्लिक के रिस्पांस के हवाले से देखें या नंबर ऑफ सीट्स के हवाले से देखें, अगर उनके ऊपर कातलाना हमला, एक कारकुन शहीद हो जाता है, 12 से ज्यादा जख्मी होते हैं और वो खुद भी 4 बुलेट्स का निशाना बनते हैं, और अगर अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जिद्दोजहद क्या है। ये जिद्दोजहद है जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए। और मेरे मुल्क का आइन ये कहीं नहीं लिखता कि कोई ग्रेड का, कोई 21 ग्रेड का, कोई 22 ग्रेड का ऑफिसर, और अगर मुद्दई उसके ऊपर FIR दर्ज कराना चाहता है तो कोई भी इससे बालातर नहीं है। लेकिन यही वो वजह है कि 12 करोड़ का सूबा और उस सूबे में हमारी अपनी हुकूमत, एंड वी आर फेल्ड कि हम अब चौथा रोज आज हो गया है कि हम FIR दर्ज करा सकें। यही वो इंसाफ है जिसकी फराहमी के लिए कि अगर किसी के साथ जुल्म और ज्यादती हो तो वो उसको रियासत उसी तरह से इंसाफ फराहम करे जिस तरह से चंद। अब मैं ये बताना चाहती हूँ, क्या हमारे मुल्क के आइन के अंदर कहीं ये बात दर्ज है कि किसी सुप्रीम कोर्ट का जज, किसी आला ओहदे पे बैठा हुआ कोई फौजी ऑफिसर या कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई इंटीरियर मिनिस्टर या कोई बहुत बड़ा पॉपुलर लीडर, उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो सकती? कोई भी मुबर्रा नहीं है, किसी को भी एक्सेप्शन हासिल अगर आइन में नहीं है। यही वो वजह है कि जमहूरियत यहाँ पे अपना खेल रचाने के लिए नाम को तो रही, लेकिन जहां बात आई
रूल ऑफ लॉ की, तो उसमें कुछ लोगों को कानून से बालातर समझा, ना सिर्फ समझा जाता है, उसका प्रैक्टिकल जो एक डिस्प्ले है वो इस वाले हादसे ने उसको अच्छी तरह से आवाम के सामने रख दिया है। हम ये चाहते हैं कि हमारी किसी के साथ जाती लड़ाई नहीं है, हम इदारे को मजबूत देखना चाहते हैं। हमारे जलसे में जहाँ पे करोड़ों लोगों का मजमा भी लगा, कुल मिला के पूरे पाकिस्तान में कभी ये नारा नहीं लगा कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये मरियम ने चंद अपने लोगों से कह के इंटेंशनल लगवाया था। फिर हमारे कभी जलसे में हमारे खान साहब ने ये नहीं कहा कि आर्मी चीफ को मुखातिब कर, DGI को मुखातिब करके उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की हो, ये इन्होंने की। उनको तो आज तक आपने फूल तक नहीं लगाया। और हम जो के कहते हैं कि जो हमारी पाक फौज है ये हमें मजबूत चाहिए, लेकिन अगर कोर्ट मार्शल हुआ आपके इदारे के अंदर, उसकी क्या वजूहात थी? यही थी ना कि इदारा खराब नहीं है, इदारे के अंदर कभी कभार ये हादसा हो जाता है कि कुछ गलत लोग आ जाते हैं जिसके खिलाफ आपका इदारा खुद कार्रवाई करता है। लिहाजा या वो बात गलत थी या जो हम कह रहे हैं, हम इदारे के खिलाफ नहीं है, हम वर्दी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम आपके डोमेन में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते और आप हमें हमारे बुनियादी हकूक की जंग लड़ने से कैसे रोक मुसरत सकते? साहिबा, मैं तो इस बात पे बड़ा हैरान होता हूँ मुसरत साहिबा, मुझे झटका लगता है कि अरशद शरीफ पे 16 FIR कट गई, इमरान खान साहब के हमले के ऊपर FIR नहीं कट रही। मुसरत चीमा साहबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। ब्यूरो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपने कीमती वक्त में दिया। यकीनन मुल्क में इंसाफ का निज़ाम बहुत सारे लूप होल से भरा हुआ है। जब तक इस निज़ाम को बेहतर नहीं करेंगे लोग सवाल पूछते रहेंगे, हम अरशद शरीफ का पैगाम आगे बढ़ाते रहेंगे, सच और हक बोलते रहेंगे। एक और बड़ी आपको अच्छी वीडियो दिखाना चाहता हूँ। सिंध में सैलाब आया, बड़ी तबाही हुई, बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन सिंध में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, रईस तर और गरीब तर होता चला जा रहा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सूबाई असेंबली के मेंबर हैं जुल्फिकार शाह साहब। ये आप अमेरिका गए थे और अमेरिका में आपने बड़ा दौरा किया और दौरे के बाद आप वापस वतन लौट रहे थे, तो एयरपोर्ट पे आते हुए उनकी एक वीडियो बड़ी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं चाहूँगा अपने व्यूअर्स को दिखाऊं ताकि फिर देखने के बाद उसके ऊपर कमेंट करें तो बात समझ में आएगी, क्योंकि यकीनन इस वीडियो से मालूम पड़ जाता है कि पाकिस्तान किस हाल में है, कितना तबाह बर्बाद हो चुका है और कोई उसको बचाने वाला नहीं है। ये वीडियो आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी है, अगर प्रोड्यूसर साहब प्ले कर दें ये वीडियो, इसमें आप देख सकते हैं कि जुल्फिकार शाह साहब जो हैं वो वापस आ रहे हैं। मीरपुर खास से आपका ताल्लुक है और वहाँ जितनी तबाही हुई थी सैलाब के बाद, जो गया है उसको अंदाजा है। अब ये जो आप गाड़ियां देख रहे हैं जो रेड एंड ब्लू लाइट ऑफ पुलिस, ये रोल्स रॉयस है, बीच में फैंटम है, दुनिया की सबसे महंगी तरीन गाड़ियों में शुमार होता है। आगे भी प्रोटोकॉल है, पीछे भी प्रोटोकॉल है, नीली लाल बत्तियां हैं और फिर एक गोरा आएगा जिसके कान में तार लगी हुई है। ये मत समझिएगा कि ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सरकारी है, ये पैसे पे खरीदा हुआ है खवातीन और हजरात। इसने आके दरवाजा खोला है, फिर जुल्फिकार शाह साहब जो है वो अपनी गाड़ी से उतरे हैं। ये है वो सिंध के नुमाइंदे, अवामी नुमाइंदे जो अवाम का दर्द समझते हैं, अवाम की मुश्किल समझते हैं। सैलाब में डूबे हुए सैलाब मुतासरीन को छोड़कर अमेरिका का दौरा करने गए थे और ये सारी प्राइवेट सिक्योरिटी है, अपने पैसे से खरीदी हुई है। काश के ये पैसा सैलाब मुतासरीन पे खर्च होता, काश के ये पैसा सिंध वालों पे खर्च होता। और यकीनन ये सवाल सोचने वाला है यहाँ पर कि ये पैसा इतना आया तो है, कहाँ से आया है, किसका पैसा है? ये टैक्स पेयर का पैसा है, पाकिस्तान का पैसा है या किसी और का पैसा है? ये हैं सिंध के अवामी नुमाइंदे। सिंध के अवाम का हाल देख लें, सिंध का हाल देख लें। आज तक सिंध में कभी मोटरवे तो बना नहीं है, सक्खर तक मोटरवे बना के सारी सड़कें टूटी हुई हैं। पूरे पंजाब में KPK में आपको मोटरवेज का नेटवर्क मिलता है, सिंध में आके मालूम पड़ता है सिर्फ खड्डे, टूटी हुई सड़कें हैं। चलते हैं वर्धा के पास, वर्ल्ड इन्फेंट डे है। वर्धा के साथ दो बड़े प्यारे मेहमान हैं, डॉक्टर लुबना बेग पाकिस्तान पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट हैं और साथ साथ महर फातिमा भी हैं, NLP मास्टर कोच हैं। ओवर टू यू वर्धा। जी थैंक यू सो मच तला। आज पाकिस्तान भर में वर्ल्ड इन्फेंट डे मनाया जा रहा है, यानी कि इन्फेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ का दिन, नन्हे बच्चों की हिफाजत का दिन मनाया जा रहा है। किस तरह से हम मासूम और छोटे बच्चे इन्फेंट्स यानी कि 1 माह से 1 साल तक के बच्चों को महफूज रख सकते हैं। बहुत से हादसा हम सुनते हैं कि घरों में हो जाते हैं, कभी बकेट में कोई बच्चा डूब जाता है या फिर नहाते हुए कोई हादसा दरपेश आ जाता है या सोते में कहते हैं कि बच्चे को वोमिटिंग हो गई और उसने वोमिटिंग इनहेल कर ली। टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की जाए तो इन्फेंट्स पर टेक्नोलॉजी की क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ वो बहुत ही प्यारे मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लुबना बेग हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं महर फातिमा, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वेलकम टू दुनिया बोलें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी कि डॉक्टर
इन्फेंट्स की टेक केयर करना एक बहुत ही नाजुक और हसास काम है। बीइंग अ मदर, जब आप पहले बच्चे की माँ बनती हैं तो आपको इतनी अवेयरनेस नहीं होती है शायद जितनी कि होनी चाहिए। और आजकल हमारा माहौल ऐसा है कि जॉइंट फैमिलीज़ का सिस्टम ख़त्म हो चुका है, कल्चर ख़त्म हो चुका है, अकेले रहते हैं, लेकिन जब नई माँ बनती है तो उनको इतना अंदाज़ा नहीं होता। तो बताएं किस तरह से छोटे बच्चों की, न्यू बॉर्न्स की, इन्फेंट्स की टेक केयर करनी चाहिए कि किसी हादसे से बचा जा सके। नहीं, थैंक यू वर्दा, आपने बड़ा अहम मौजू पिकअप किया है। और ज़ाहिर है मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं और मैं जब यंग मदर्स को देखती हूँ तो मैं रियलाइज़ करती हूँ कि क्योंकि अब हम सब लोग अभी इनकी तरफ आएंगे, टेक्नोलॉजी पे इतने डिपेंडेंट हो गए कि मैं बच्चों को भी देखती हूँ कि वो कोई भी चीज़ होती है ना, बस अब यहाँ भी हम ये गूगल करके देख लेंगे, ये चेयर नहीं खुल रही, ये टेबल नहीं खुल रही, यू नो, एंड दे फिगर इट आउट। सो अनफॉर्चुनेटली जब बच्चा पैदा होता है तो इट डजंट कम विद यू नो लाइक अ बुक, कोई गाइड नहीं होता उसके साथ, वो गूगल में नहीं आता है कि ये बच्चा है, दिस इज़ द गाइड टू मैनेज द चाइल्ड। तो सबसे अहम बात मदर्स के लिए आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि फॉर वट एवर रीज़न एंड हाउ एवर यू गोइंग टू डू इट, बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ें कहीं भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा हादसात इसी तरह होते हैं। अब बच्चों के मुख्तलिफ अदवार हैं, पहला महीना बहुत अहम होता है, उस महीने में तो ज़ाहिर है छोड़ना नामुमकिन है, आपने बच्चे को दूध भी पिलाना है, आपने बच्चे के कपड़े भी चेंज करने हैं, यू नो, डायपर भी चेंज करने हैं, साफ़ सफाई भी करनी है। उस ज़माने में आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि बच्चे को एक तो माएँ दूध पिलाएं अपना, और बच्चे को डकार ज़रूर दिलवाएं, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि माएँ होती हैं, डकार नहीं आई, अरे हो जाएगी, ठीक है, लिटा दिया, अब वो बच्चा लेट गया, वो उल्टा हो गया, और बच्चा फिर रिगर्जिटेट कर जाता है। जब वो दूध जब आता है या डकार लेना वो चाहता है और नहीं आता है तो वो सांस की नाली में चला जाता है, और उसके बाद कई दफ़ा और हादसात होते हैं, बिल्कुल हादसात होते हैं। फिर ऐसे मौक़ों के ऊपर यू नो जब हो गया हादसा तो हो गया, सो चाहे कितनी देर लगे, हिम्मत रखें, हौसला रखें, और बच्चे को डकार ज़रूर दिलवाएं जब वो छोटा है। दूसरा, इस एक सवाल यहाँ पे, अगर डकार सपोज नहीं आती और बच्चा सो जाता है तो क्या उसको करवट चलाना चाहिए, या किस तरह तरीका क्या है ताकि हादसे से बचा जा सके? अगर बहुत देर हो गई है, डकार नहीं आई, हो सकता है उसने डकार ले लियो, आपने सुने ना, तो आप उसको उल्टा ना लेटाएं और बिल्कुल सीधा भी ना लेटाएं, करवट से लेटाएं। तो उसमें चांस ये होता है कि अगर आएगा भी या रिगर्जिटेट भी करेगा तो बाहर निकल जाएगा, बच्चे की आंख खुलेगी, एकदम खांसी करेगा तो आप उठा लेंगे, यू नो, दे वुड बी टाइम फॉर यू टू मैनेज इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर उन बच्चों का ना टेम्परेचर मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे बहुत जल्दी, उनकी स्किन बहुत लाइट होती है, यू नो, लाइक जब दुनिया में आते हैं पहले ही घबराए हुए होते हैं कि हम कहाँ आ गए, तो उनके लिए सर्दी और गर्मी से बचाना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि हमें तो गर्मी लग रही है, लेकिन उससे बच्चे को नहीं लग रही होगी। बच्चे के लिए ज़रूरी होता है कि आप उसका टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर है, उसको मेंटेन करें हर हालत में। उस ज़माने में जैसे आपने जिक्र किया, नहलाने वाला, ऑब्वियसली इतना छोटा बच्चा है, नहलाते हुए सीधा रखें, अपने हाथ पे रखें। अगर माएँ हैं, फॉर एग्जांपल सिजेरियन हुआ है तो बैठने की मुश्किल है, तो लेटने में भी बहुत से डिफरेंट तरीके होते हैं जिससे आप बच्चे को अपना दूध पिला सकते हैं। वो ज़ाहिर है जब घर में कोई बड़ा होता है तो वो आपको बताया, डॉक्टर्स भी आजकल आपको गाइड कर देते हैं, नर्सेज भी काफ़ी गाइड कर रही होती हैं आपको। महर, मैं आपकी तरफ आऊँगी, टेक्नोलॉजी बच्चों में, यानी कि अगर हम बात करें इन्फेंट्स की और चिल्ड्रन की, तो उनमें क्या नुकसानात हैं उसके आजकल के हिसाब से? कि हम तो 2-3 महीने के बच्चे को भी देख रहे होते हैं कि उसके आगे मोबाइल रख दो तो रोना शुरू कर देता है, हटा दो, वरना दिखा दो तो सही है। यानी कि 3 से 4 माह के बच्चे भी इस तरह के रिएक्ट कर रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे। 3 से 4 तो खैर मैं जल्दी बोल दिया, 6 से 7 माह के बच्चे आई थिंक। हाँ सबसे पहले तो मैं ये डिफ़ाइन करना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी क्या है। टेक्नोलॉजी एक टूल है हमारे पास जो कि आजकल के माशरे में सब बहुत एक अडेप्टिव टूल है, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, नॉट जस्ट चिल्ड्रन, एडल्ट्स ऑल्सो। तो इट्स अबाउट हाउ, when and where we use technology, not just with children but with also adults। तो बच्चों के साथ सबसे पहली बात जो आपने भी एग्जांपल दिया 6 महीने में, तो मैं तो बिल्कुल भी इसको प्रमोट नहीं करूँगी और बिल्कुल भी इस बात को
सही नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि उस वक्त तो कोई स्क्रीन या कोई इतनी शार्प रोशनी किसी इस छोटे इन्फेंट के सामने तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर हम बच्चों के ऊपर आएँ तो उसके भी बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं और उनको हम बहुत डिफरेंट तरीके से देखे जा सकता है। जैसे कि टेक्नोलॉजी से बच्चे बहुत सी चीज़ें आजकल सीख भी रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको बहुत से गेम्स हैं ऐसे जिसमें मैथ है, इंग्लिश है, बहुत सी ऐसी ग्रामर है, लैंग्वेज टूल्स हैं, ऐसे किताबें हैं जो हमारे यहाँ लाइब्रेरीज़ का तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही डेड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, जो कि इट्स अ ब्यूटीफुल स्पेस। मेरी लाइब्रेरी तो एक ऐसी जगह थी जहाँ हम बचपन में हर वक्त टाइम स्पेंड करते थे आपकी, या आप रात को सोने से पहले स्टोरी बुक्स की तरफ जाते थे। कि बच्चों के पास हज़ारों लाखों किताबें मौजूद हैं इंटरनेट पे जिसको वो पढ़ सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी को हम जिस तरीके से इस्तेमाल करें और जिस टाइम पे, जिस वक्त पे इस्तेमाल करें, वो बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक पे और इस कॉन्वर्सेशन में उसका यूज़ करना। सही। और महर और लुबना हमारे साथ रहेगा। इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हो चुका है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे सेम टॉपिक, बहुत चीज़ें जानेंगे डॉक्टर साहिबा से भी और हमारी महर से भी। मिलते हैं हमसे छोटे से ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है और वर्ल्ड इन्फेंट डे है आज, और गुफ्तगू हो रही थी वर्ल्ड इन्फेंट डे के हवाले से। दो बड़े प्यारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर लुबना बेग भी हैं, महर फातिमा भी हैं। महर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम की मास्टर कोच हैं। ये जो टर्म है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, बहुत सारे लोग सुन के, मैं भी पहली बार सुना था, मैं सोच रहा था क्या होता क्या ये, तो देन आई रियलाइज कि न्यूरो ऑफ कोर्स इज ब्रेन, लिंग्विस्टिक इज लैंग्वेज, और उसके तहत आप लोगों की जहन साजी करते हैं अपनी ज़बान से। बच्चों की जहन साजी ज़बान से कैसे होती है, ये मैं महर से पूछना चाहूँगा, क्योंकि ऑफ कोर्स आई हैव रेड दिस। यहूदी की औरतें जब प्रेग्नेंट होती हैं तो वो अपनी औरतों को कहते हैं कि मैथ्स के सम करो, क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत है, बच्चा पेट में ही मैथ्स सीख जाएगा। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, गौसे आज़म गौसे पाक, अपनी माँ के पेट से 17 पारे हिफ्स करके आए थे, क्योंकि उनकी माँ 17 पारों की हाफिज थी और वो हमेशा 17 पारे तिलावत करती रहती थी। तो जब मदरसे में गए तो उनके इमाम ने कहा कि वो 18वें पारे से उन्होंने हिफ्स करना शुरू किया। तो माँ के पेट से ही बच्चे की तालीम शुरू हो जाती है। लेकिन दुनिया में आने के बाद हम पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, किस तरह की लैंग्वेज महर यूज करनी चाहिए, व्हाट इज टू बी डन, थोड़ी रोशनी डालिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो खाली हम सुनते नहीं हैं, हम पढ़ते भी हैं। और जो हमारे इर्द गिर्द के जो जितने भी लोग हैं उनके ऊपर भी ये एक टॉपिक है कि हम किस तरीके से दूसरे शख्स से बात करते हैं, स्पेशली बच्चों से, क्योंकि जिस अंदाज से हम उनसे बात कर रहे होते हैं वो वही चीज़ अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। और ख़ाली ये नहीं कि वो हमें देख भी रहे होते हैं कि हम दूसरे लोगों से कैसे बात कर रहे हैं, हम अपने घर में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे कैसे बात कर रहे हैं, हम बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो किसी वेटर से कैसे बात कर रहे हैं, किसी को सलाम किया, किसी को शुक्रिया अदा किया, नहीं किया। जब हम बच्चे थे तो मैं अपने दादा दादी के साथ और पली बड़ी थी, और हमारे यहाँ तो ये था कि बेटा घर में जो भी आए सलाम दुआ करो, पूछो आप कैसे हैं, हाँ ना बोलो जी बोलो, हाँ ना बोलो जी बोलो, आप कैसे हैं। तो ये तो आजकल तो सिखाया ही नहीं जा रहा है। तो सिखाने के ऊपर भी है कि आप किस किस्म की लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हैं और सिखा रहे हैं। क्या ये सीखना ज़रूरी है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि ये हमारी एक ऐसी स्टेज है बच्चों की जिसको लेके वो आगे चलते हैं और इसी के ऊपर वो अपनी पर्सनालिटी को बनाते हैं और इसी के ऊपर जाके अपनी इंटरैक्शंस को मजबूत करते हैं, भले वो नेटवर्किंग हो, कम्युनिकेशन हो, काम हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, मियाँ हो, बीवी हो, उनके भी तो बच्चे होंगे। जो बच्चे देखते हैं वही बच्चे सीखते हैं। बिल्कुल। महर, आई वुड लाइक टू ब्रिंग यू बैक टू द टॉपिक जो हम ब्रेक पे जाने से पहले आप डिस्कस कर रही थी कि टेक्नोलॉजी के लिए बच्चों को, आपने कहा कि ADHD की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इन्फेंट्स को जो टैब्स वगैरह स्क्रीन टाइम दे देते हैं, तो उसके बारे में प्लीज़ आप बताएं किस तरह से बच्चों को दूर रखा जाए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर लुबना और हम जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही बोल रही थी कि 1 साल तक तो बच्चों को कोई स्क्रीन देनी ही नहीं चाहिए है। बहुत सी दफ़ा हम यहाँ पे देखते हैं आजकल बहुत कॉमन है कि 6 महीने हो, 7 महीने हो, 8 महीने हो, नर्सरी राइम्स, बेबी TV चल रहा होता है, नर्सरी राइम्स चल रही होती हैं। ये जो स्क्रीन की रोशनी है और जिस तेज़ी से ये पिक्चर बदलती है, ये हमारे इन छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल
जहर है। आप डॉक्टर लुबना इसको प्लीज एलैबोरेट करिए। बिल्कुल, यही अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जब बच्चों को आप वो दे देते हैं तो उसके ब्रेन पे इफ़ेक्ट होता है, और बच्चों को जब वो उनकी जो अटेंशन होती है वो इतनी शॉर्ट रह जाती है, और वो आगे जाके ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, और उन बच्चों को लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और उनकी तालीम पे असर पड़ता है। तो आज ये वाली बात है ना, आज अगर आप थोड़ा सा तकलीफ़ उठा लेंगे तो ज़िंदगी भर आपका बच्चा अच्छी तालीम हासिल करेगा, हंसेंगे। और अगर आज आपने अपनी सहूलत के लिए बच्चे को ये पकड़ा दिया तो फिर आपको हमेशा अफसोस रहेगा कि ये तालीम ये नहीं हासिल कर सका, ये हो गया। ADHD बेसिकली जो अटेंशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो होता है, यही है ना? अगर मैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, इससे बेसिकली होता क्या है? लाइक किस तरह से आपके बच्चे को असर करती है? आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि किसी बच्चे में ये ADHD की प्रॉब्लम है? तो वो बच्चा जो है वो फ़ौरन थोड़ी, मतलब आप उसके साथ बैठ के थोड़ी देर भी बात नहीं कर पाएंगे, वो विद इन सेकेंड जो है ना उसको कुछ और चीज़ चाहिए होगी, और देन दे गेट इरिटेटेड वेरी क्विकली। आपने जैसे अभी आप मिसाल दे रही थी कि बच्चा रोए चला जा रहा है और वो चीज़ें फेंक रहा है और फलान, मतलब द चाइल्ड इज़ वेरी अपसेट, ही और शी, लड़की को भी हो सकता है लड़के को भी हो सकता है, और ये सिर्फ उसी की वजह से होता है कि बिकॉज दोज रेडिएशंस फ्रॉम टैब और टीवी और व्हाटएवर स्क्रीन टाइम यू यूजिंग, वो सब उसके दिमाग के साथ प्ले करते हैं। सो आगे चल के उनको तालीम हासिल करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन इसका इलाज भी है। अच्छा, देखिए सब चीज़ बुरी नहीं है। आई थिंक हम ये भी बात कर रहे थे कि इसके बहुत से इलाज होते हैं, और बच्चों में लैपटॉप का या इसका एडिक्शन बढ़ जाता है, और बहुत सी चीज़ें हैं, उसके लिए साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। अभी थोड़े अर्से पहले ही हमने किसी से बात की कि द चाइल्ड वॉज एडिक्टेड टू आईफोन, they were addicted to their phone। अब कोई सा भी स्मार्टफोन हो, वो बच्चा आईफोन से था, that child could not stay away from the phone for even a second, तो that child was treated by a psychologist। लंबा ट्रीटमेंट है, अच्छा, साइकेट्रिक नहीं बल्कि साइकोलॉजिस्ट इसको ट्रीट करते हैं। इसी तरह जिन बच्चों में ये आइडेंटिफाई हो जाए तो उनका इलाज होता है, उनका इलाज कर देना चाहिए। डॉक्टर, क्या इसका रीज़न ये है कि आजकल की माएँ जो हम कहेंगे कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, थोड़ा सा कि ट्रेंड आ गया है कि बच्चे के पैदा होते ही बच्चे का एक अलग सेपरेट रूम बना दिया जाता है, एक प्रॉपर सेटअप कर दिया जाता है, उसको अपने से दूर रखा जाता है। जो सेपरेट रूम अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत सारी माएँ ऐसी भी होती है ना जिनको काम करना होता है। आजकल महंगाई के दौर में जब तक मियाँ बीवी दोनों काम ना करें घर चलता नहीं है। जब बीवी काम पे जा रही है तो बच्चे क्या करेंगे? हर जगह पे डे केयर थोड़ी ना, हर कोई यूनिलीवर में तो काम नहीं करता कि उसे डे केयर मिले, तो वहाँ पे फिर हाउस हेल्प को रखा जाता है, हाउस हेल्प को रखा जाता है, बच्चे को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, स्क्रीन पकड़ा के बोला जाता है कि बस बच्चे को स्क्रीन में लगा दो, टीवी ऑन कर दो, इनका चैनल लगा दो, बच्चा स्क्रीन देखता रहे। ये स्क्रीन की गुलामी डॉक्टर साहब इज ह्यूज। ये स्क्रीन की एडिक्शन हर घर का हिस्सा है। हर माँ बाप जो है अपने बच्चे को जब रोते हुए चुप कराना है तो फोन पकड़ा देते हैं, जब उसकी टीदिंग हो रही होगी, उसको दर्द हो रहा होगा, फोन पकड़ा देंगे। या हर मुश्किल में इलाज एक ही है, फोन दे दो, इसको बोले इसके साथ खेलता रहे, लेकिन उसका इम्पैक्ट बच्चे की सेहत पे अंदाजा भी नहीं है लोगों को। Exactly. ये अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जाए डॉक्टर साहब कि लोगों को अंदाजा हो कि जो स्क्रीन आपने पकड़ा दिया ना अपने बच्चे को कत्ल कर रहे हैं? आई थिंक हमें आपने बहुत अच्छी बात की कि वो माएँ जो काम कर रही हैं और जो न्यूक्लियर फैमिली में रह रही हैं, ऐसे तो बहुत से लोग हैं कि देखिए फैमिली की सपोर्ट बहुत अहम होती है, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए, उन औरतों के लिए, उन माओं के लिए जिनके आपके जो जॉब कर रही हैं और जो कहीं बाहर रह रही हैं। डॉक्टर साहब जॉइंट फैमिली भी तो अब कितनी कम रह गई है, बहुत कम रह गई है। खत्म हो गया जॉइंट फैमिली में ना सही मदर के पास छोड़े, बहन के पास जो कोई है वहाँ पे छोड़े, या अगर डे केयर तो नहीं हो सकता है, और अब बहुत जगह डे केयर बनने भी लगे, उन माओं को हर हाल में छोड़ना पड़ता है, किसी ना किसी मेड के पास, मजबूरी के तहत किसी ना किसी के पास छोड़ना पड़ता है। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट किस्म का आपने मुझसे सवाल पूछा है। इसका इलाज वही है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स वाला, कि अगर इतना बस जॉब कर रही हैं तो कोई ऐसी चीज़ कर लें कि जब बच्चा है कोई कैमरा लगा हुआ हो कि आप कॉन्स्टेंटली कहीं दूर से बैठ के बच्चे को देख तो सकते हो। मेहर, योर रिमार्क्स ऑन स्क्रीन एडिक्शन। हम जैसे ब्रेक्स में बात कर रहे थे कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, और वो छुरी है जो कत्ल भी कर सकती है, सब्जी भी काट सकती है। बिल्कुल। इसके अलावा आई थिंक एडिक्शन के साथ साथ ये है कि हम बच्चे बोलना भूल जाते हैं, इंटरैक्ट करना भूल जाते हैं। अगर हम किसी स्क्रीन से या किसी ऐसी चीज़ के सामने बैठे हुए हों जिसमें वर्चुअली आप
कॉन्वर्सेशन कर रहे वो हो। लोगों में बैठने से तो फिर इरिटेट लोगों- होते हैं, उनको बस अपनी ही दुनिया में बैठना होता है। बच्चे की इमेजिनेशन ही इतनी स्ट्रॉन्ग यकीनन, है। हो जाती है, यकीनन। यकीनन। We'll come back सही। on that. तरह जिस बात की हम सुबह से जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम किस तरह के सितारे जाग उठे हैं और वो सेमीफाइनल में आ गई हैं, तो अब चलते हैं सितारों के किंग के पास। अजीम जाफी दी वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बोल्ड प्रेडिक्शन पे उनको वेलकम कहते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए कैसे हैं, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अजीम भाई, जब से पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा है ना, अब मुझे लगता है कुछ भी हो सकता है और अब पाकिस्तान में कोई बड़ी चीज होने वाली है, कोई छोटी चीज नहीं। ये बताएं पाकिस्तानी टीम के सितारे क्या कहते हैं, हम फाइनल जीतेंगे कि नहीं? नहीं, मैंने एक्चुअली कैलकुलेट नहीं किया, इवन कि मुझे ये भी नहीं पता किस दिन है वो। अब कर लें, अब कर लीजिए। मैं कर लूंगा, अगर आप कल तो नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, चलें आपको दोबारा लेंगे, फिर आप कैलकुलेट करके बताइएगा कि क्या सितारे कहते हैं हमारी। रख लूंगा इंशाल्लाह, मगर बिसाइड द एस्ट्रोलॉजी इंशाल्लाह हमारी तो दुआएं पाकिस्तान जीते। कौन सी कैलकुलेशंस की हुई हैं आपने जाफरी साहब? कौन सी कर दी भाई? जाफर साहब ये बताइए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैलकुलेशंस क्या कहती हैं? अभी जिस तरह से खान साहब पे हमला हुआ है कातिलाना, उसके बाद दोबारा से लॉन्ग मार्च की तहरीक को कह रहे हैं कंटिन्यू करेंगे कल से, और शाह महमूद कुरैशी इसकी क़यादत करेंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि ये अपने पाया तकमील तक पहुँचेगी ये तहरीक, जिसका ख्वाब इमरान खान साहब देख रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, उनके जो मुतालबात हैं वो पूरे होंगे? आपके शो में शायद कहा था कि गलत दिन पे स्टार्ट ले रहे हैं। ये बात आपने बिल्कुल कही थी, बेशक। तो अब कल जो है लूनर एक्लिप्स, चांद ग्रहण है, कल फिर ले रहे हैं स्टार्ट एक दोबारा। ओह, तो अब आपको क्या लग रहा है? मतलब क्या मैं कहूँ कि हम जितना इल्म से पीछे होते हैं उतनी हमें नाकामियों का सामना करना पड़ता है, ये फैक्ट है जो मेरे तजर्बे में आया है। तो बाकी अल्लाह की ज़ात है कामयाबी दिलाना। अल्लाह ताला अगर किसी की नीयत अच्छी है, नेक है, खुलूसे दिल से अगर कोई कर रहा है तो क्यों नहीं इसको कामयाबी मिलनी चाहिए। मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, पार्टी के बारे में बात नहीं हो रही है अजीम साहब, इस पर हमको सितारों के बारे में बात करनी है कि सितारे आपको क्या दिखते हुए नजर आते हैं, क्या कहते हुए नजर आते हैं? मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं आजाद उम्मीदवार हूँ। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सितारे क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, सितारे अच्छे नहीं हैं, सितारे अच्छे नहीं मैं हैं। हमेशा काफी अरसे से आपके शोज में तो मैं काफी अरसे से कहता आ रहा हूँ कि खान साहब भाई बच के रहें, अटैक भी हो गया, अभी फिर भी कह रहा हूँ भाई बच के रहें। तो अब मामलात ऐसे नहीं है कि मैं कहूँ हाँ बहुत कामयाबी की तरफ और बस जी बस ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। तक देखें प्लैनेटरी पोजीशन आपकी फेवर में ना हो ना, दूसरा अटैक भी हो सकता है जाफरी साहब। अल्लाह ना करे अटैक दूसरा हो, बट ये हो सकता है कि अब डायलॉग्स हो सकते हैं। मगर ये भी मैं बता दूं, दो चीजें बहुत अहम, डायलॉग भी नजर आ रहे हैं, उसमें फिर नाकामी भी नजर आ रही है। डायलॉग डिस्कंटिन्यूएशन, मतलब डायलॉग हुए, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं किन से डायलॉग, ठीक है, उसके बाद नहीं जी नहीं बात नहीं बनी, नहीं जी तो उसमें नुकसान जो है ना, एक तो सबसे बढ़ के जो है ना कौम का हो रहा है, कारोबार आपका तबाह हो जाता है, रोड ब्लॉक्स हो जाती है, पत्नी कितनी तो वैसी डेथ आ गई है सुनने में नजर आ रहा है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई एक तरफ हो, डू और डाई हो, मतलब आर या पार। तो आपको ये आर या पार होता हुआ नजर आ रहा है सितारों के अहवाल से? क्योंकि अब आप मुझे सितारों की तरफ लेके ही जाना चाह रही हैं, तो अब सुन ले, कथा पूरी कहानी कर देता हूं आपको। अब सही पता चलेगा। हाँ, 24 नवंबर आ रही है, ठीक है। आपने आजकल देखा होगा कि जी SMS और व्हाट्सएप आ रहे हैं, मतलब वीडियोस आ रही हैं, वो जी कानून कहाँ सोया हुआ है और कानून को चाहिए और ये चाहिए और वो चाहिए, मदाखलत करें। तो अब इंतजार करें 24 तारीख का। 24 तारीख से आपको बकायदा मदाखलतें नजर आ जाएंगी हर एंगल से। 24 तारीख सिर्फ वॉच किया जा रहा है। 24 नवंबर। जी 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 जी। या 22 नवंबर की ऐसे तो नहीं कह रहे? 22 को क्या है? 22 को सर बहुत बड़ी तैनाती है पाकिस्तान में सर। अच्छा, नहीं, 22 को तैनाती, अच्छा ठीक है। मगर मैं जुडिशरी की बात कर रहा हूँ इस वक्त। ओके, ठीक है ना। तो वो हो सकता है कि वो जो एक कानूनी एक्शन जो आपको इस वक्त नजर नहीं आ रहा कि भाई बिल्कुल खामोश हैं, ठीक है ना, क्यों नहीं एक्शन ले रहे, क्यों नहीं सो मोटो ले रहे, वो आप चंद दिन थोड़ा सा सब्र करें। 24 तारीख से आपको वो नजर आना शुरू हो जाएंगी चीजें, ठीक है। और इस वक्त जो है ना प्लैनेटरी पोजीशन मार्स की उल्टी चल रही है। उल्टी चाल में जो होते हैं ना तो चीजें अच्छी नहीं होती,
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं तीसरी कुव्वत कुछ बीच में ये ना आ जाए कि भाई बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, ठीक है ना। तो वो अब ये जो है ना, मैं आज आपको अपने बता दूं, आप बल्कि सेव करके रखिएगा, अगले 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस ये ना हो कि ये भी जाए। असल में गेम क्या चल रही है कि एक कह रहा है कि जी या तो मैं आऊंगा या फिर कोई भी नहीं आएगा, तीसरे आएंगे, ठीक है। दूसरे वाले कह रहे हैं हमने जो इतना इनको गिराने की मेहनत की है तो हमारी रायगा नहीं चली जाए अगर तीसरे आ जाएं। तीसरे ये सोच रहे हैं कि हम आ गए तो आवाम कहेगी लो जी लो, ये तो इसलिए सारा ड्रामा किया था खुद आने के लिए। अब इसमें खिचड़ी बन रही है, ट्रायंगल सा बन गया है, सही, ठीक है, सही, ठीक है ना। तो अब ये मैच बड़ा फंसने जा रहा है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ मार्च अप्रैल तक बहुत मसले खराब होते नजर आ रहे हैं मुझे। तो इस सब के बीच में मुल्क का क्या होता हुआ नजर आ रहा है आपको? मुल्क इस तारे क्या कह रहे हैं, हमारी आवाम का क्या होगा, मईशत का क्या होने वाला है? नहीं देखें, अल्लाह का शुक्र कितने सालों से आप ये देख रहे हैं, ये एक लहर आती है पॉलिटिक्स की, फिर चली जाती है, फिर एक चेंज आता है, फिर ये जी हमारे साथ धांधली हो गई, दूसरा कहता नहीं जी हमारे साथ धांधली हो गई। ये कब से चलता आ रहा है? अल्लाह का शुक्र आवाम सही चल रही है, ठीक है ना। हमने बहुत महंगाई भी देखी, बहुत वो भी देखा, हालात ख़राब, कोरोना से भी गुजरे। अल्लाह का एहसान है कि हमारे मुल्क में कुछ भी हो, सलाब आए, कुछ आए, हम निकल आते हैं मसलों से। चलें जी, ये नहीं सोचें कि अगर अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी दुआ है कि आगे भी इस मसले से निकाले। बहुत बहुत शुक्रिया अजीम जाफरी साहब, हमारे साथ है, आपने हमें अपडेट किया कि सितारों क्या है। हम शुक्रिया अदा करेंगे महर फातिमा का, डॉक्टर लुबना बेग का, कि आप हमारे शो पर आए और यकीनन आपके आने से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। थैंक यू सो वेरी मच। डू कम अगेन। शो का वक्त तमाम होता है, उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स को शो पसंद आएगा। सोशल मीडिया पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वर्दा को आप फॉलो करना चाहें तो इनका इंस्टाग्राम पेज वर्दा खुद बताना चाहेंगे, वर्दा ऑफिशियल्स, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी आपसे सुबह 9 बजे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल। तो जब मैं इस्लामाबाद पहुंचूं जहाद लड़ने के लिए, आपने सबने मेरे पास आ गया। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। कप्तान पर कातिलाना हमला, 24 घंटे लाइव कवरेज सिर्फ बोल दिखा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।